हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोग का हमारे जीवा क्लासेस में स्वागत है। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। हमने अभी तक जो पढ़ा है भारत का भौतिक स्वरूप के अंदर, उसको एक बार रिवीजन करवाऊंगा मैं कि हमने कैसे कैसे पढ़ा और ये आज का टॉपिक कैसे आ गया। इसके बाद मैं आज के टॉपिक में कंटिन्यू करूँगा। क्लियर है? सबसे पहले मैंने भारत के भूगोल में पढ़ाया था अभी भारत का भौतिक स्वरूप। मैंने बताया था भारत का भौतिक स्वरूप। भारत को भौतिक स्वरूप के आधार पर, यह धरातल की संरचना के आधार पर भारत को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो वो 4 भाग कौन कौन से थे मैंने बताया था। सबसे पहले बताया था नाम उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा बताया था नाम प्रायद्वीपीय पठारी भाग या प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। तीसरा बताया था उत्तर का मैदान। मैंने बताया था उत्तर का मैदान, तो इसमें लिखना भारत के मैदान। मैंने गलत एक बार लिखवा दिया था, भारत के मैदान, ये भारत का मैदान। क्या है कि उत्तर का मैदान बस नहीं पढ़ना है, भारत में जितने मैदान हैं उन सब मैदानों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद मैं फोर्थ बताया था भारतीय तट। भारतीय तट एवं द्वीप समूह। ये मैंने 4 भाग बताया था कि भारत का भौतिक स्वरूप के आधार पर, भारत को भौतिक स्वरूप के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला रिवीजन कर लो, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय भारत का प्रदेश, तीसरा भारत के मैदान, चौथा भारतीय तट एवं द्वीप समूह। हमने इसके सबसे पहला उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश हमने पढ़ चुका है। उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? हिमालय पर्वत के बारे में। हिमालय पर्वत की विशेषताएं, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई थी, उसके बाद हमने पढ़ा था हिमालय पर्वत के अंतर्गत, हिमालय पर्वत में 4 श्रेणियाँ थी। हिमालय पर्वत के अंतर्गत हिमालय का 4 श्रेणी बताया था। मैंने ये भी बताया था हिमालय पर्वत को 2 भागों में 2 आधार पर विभाजित किया जा सकता है। हिमालय पर्वत को 2 आधार पर विभाजित किया जा सकता है। पहला बताया था हिमालय पर्वत को समानांतर क्रम के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। समानांतर क्रम के आधार पर हिमालय पर्वत को 4 भागों में विभाजित किया गया है। दूसरा बताया था मैंने 4 भाग मैंने कौन कौन से बताया था, रिवीजन करा देता हूँ। ट्रांस हिमालय, उसके बाद ट्रांस हिमालय के दक्षिण में मैंने बताया था इधर ट्रांस हिमालय था, उसके नीचे दक्षिण में बृहद हिमालय था, और बृहद हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय था, और लघु हिमालय के दक्षिण में मैंने बताया था शिवालिक हिमालय। ये तो हमारा था ट्रांस हिमालय पर्वत को समानांतर क्रम में 4 भागों में डिवाइड किया गया था। इसके बाद मैंने दूसरा बताया था हिमालय पर्वत को नदियों के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। नदियों के आधार पर भी 4 भागों में विभाजित किया गया, मैंने ये भी बताया था। उसके बारे में भी मैंने बताया था 4 भाग। सबसे पहला था ये पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। इसके बाद मैंने दूसरा बताया था कुमाऊँ हिमालय। इसके बाद मैंने तीसरा बताया था नेपाल हिमालय। इसके बाद मैंने बताया था चौथा असम हिमालय। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश कंप्लीट हो गया था। उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश कंप्लीट हो गया था। इसके बाद आज हमारा नया टॉपिक होगा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश या प्रायद्वीपीय पठारी भाग। क्लियर है? तो आज हम इन सबको रफ कर रहे हैं और हमारा टॉपिक होगा ये टॉपिक किसके अंतर्गत? भारत का भौतिक स्वरूप के अंतर्गत आज भारत का दूसरा टॉपिक, न्यू टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। जैसा कि हमने लिखा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ।
प्रायद्वीपी अब आ रहा है, जैसे प्रायद्वीपी वर्ड आ गया। प्रायद्वीप क्या होता है, द्वीप क्या होता है और महाद्वीप क्या होता है। सबसे पहले मैं द्वीप बता दूंगा। पहले द्वीप भूखंड। भूखंड मतलब पृथ्वी का भाग, पृथ्वी का ही वह भाग, मतलब पृथ्वी का वह भाग जो समुद्र में चारों ओर से घिरा होता है, मतलब छोटा भाग। जो छोटा होता है उसको द्वीप बोलते हैं। जैसे समुद्र में कोई टापू टाइप में रहता है या छोटा सा देश बसा होता है, उसको हम द्वीप बोल देते हैं कि ये द्वीप है। ठीक है, जैसे अपना लक्षद्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप हो गया, और बहुत सारे द्वीप है। तो हम ज़्यादा दूर तो नहीं जाते, हम लक्षद्वीप का एग्जांपल दे देते हैं कि द्वीप हो गया। क्यों? क्योंकि लक्षद्वीप के चारों तरफ क्या है, समुद्र है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्वीप। और जब वही द्वीप जब बहुत बड़े भूभाग में होता है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, महाद्वीप। जब द्वीप बहुत बड़े भूभाग में होता है तो उसको महाद्वीप बोल देते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि विश्व में कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप हैं। अभी तक तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं। 8वें महाद्वीप की खोज की गई है, लेकिन उसके बारे में भी फाइनल नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी हम 7 ही पढ़ते आ रहे हैं, तो 7 ही पढ़ेंगे। 8वें महाद्वीप के बारे में भी ऐसा स्पेशल कुछ नहीं, जो 8वां महाद्वीप आया है उसके बारे में हम करंट में डिस्कस करेंगे। तो आज मैंने बताया कि द्वीप क्या होता है, इसके बाद महाद्वीप क्या होता है। महाद्वीप बड़ा होता है और द्वीप छोटा होता है। क्लियर है? और दोनों क्या होते हैं, समुद्र, दोनों के चारों तरफ समुद्र लगा होता है। और जो प्रायद्वीप होता है, महाद्वीप का वह भूभाग जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हो। इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है और इधर भी समुद्र है। तो ऐसे भूभाग को हम प्रायद्वीप की संज्ञा देते हैं या प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो अब तो हम समझ गए ना कि प्रायद्वीप क्यों बोलते हैं। क्योंकि ये वाला भाग हमारा भारत का, ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है, तीनों तरफ से, इधर पश्चिम में अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर। मतलब प्रायद्वीपी भाग जो है अपना भारत का, प्रायद्वीपी भाग जो है 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। इस कारण से हम इसको प्रायद्वीपी भाग की संज्ञा देते हैं। अब आता है पठारी। इसमें पठारी। तो हम पठारी इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि प्रायद्वीपी भारत है वो समतल मैदान तो है, प्रायद्वीपी भारत समतल मैदान तो है, बट वो ऊपर उठा हुआ है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। जैसे हमने हिमालय पर्वत बताया था, तो हिमालय पर्वत बहुत ऊंचे थे, जिसकी औसत ऊंचाई हम बताए थे 6000 के लगभग, 6000 मीटर के समथिंग हमने बताया था हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई है। जबकि यहाँ पर 600 मीटर, जो पठारी प्रदेश है इनकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। तो आप समझ गए होंगे पठार क्या है। तो ये जो है दक्षिण भारत का जो भाग है वो पूरी तरह से पठारी है। इसलिए हम बोलते हैं भारत, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, पूरे दक्षिण भारत को प्रायद्वीपी पठारी, या हम क्या बोलते हैं भारत का प्रायद्वीपी पठारी भाग, इसको हम ऐसे ही नाम दे देते हैं। या हम बोलते हैं इसको प्रायद्वीप भारत का पठारी भाग, प्रायद्वीप भारत का पठारी प्रदेश, ये भाग बोल देते हैं। क्लियर है? अब तो ये तो मैं सामान्य परिचय दिया। अब मैं बताऊंगा कि ये जो मैप में बनाया हूँ ये क्या बना हुआ है। क्लियर है? तो सबसे पहले देख लो, ये तो भारत का नक्शा बना हुआ है। और ये जो 3 ये दिख रही होगी, जो मैंने 3 लाइन बनाया है, 1 2 3, ये हमारी पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत को हम नाम जानते हैं, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है
अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें और भी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। देखो जैसे ये 1 2 3 ये ऐसे पहाड़ी है, इसलिए हम इसको पहाड़ी ना बोल करके इसको हम श्रृंखला बोल देते हैं। ठीक है, तो इस पूरे पर्वत श्रृंखला, इस पूरे पहाड़ी को हम क्या बोलते हैं? ये किस नाम से जानते हैं? अरावली पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। उसके दक्षिण में, अरावली पर्वत के दक्षिण में ये जो ब्लैक कलर से बना हुआ है, इसको हम मालवा का पठार, इसको बोलते हैं मालवा का पठार, मालवा का पठार। क्लियर है? अब मालवा के पठार के दक्षिण में ये वाली लाइन है, रेड कलर से दिख रही है, ये वाली लाइन को हम किस नाम से जानते हैं? ये पहाड़ी है, इसको हम बोलते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। क्लियर है? और उसके बाद ये देखो, ये ग्रीन कलर से जो बना हुआ है, इसको हम सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। क्लियर है? इसके बाद ये देखो, ये ब्लैक कलर से जो है, इसको बोलते हैं हम छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। और इसको बोलते हैं दंडकारण्य पठार, का पठार। क्लियर है? इसको बोलते दंडकारण्य का पठार और इसको बोलते छोटा नागपुर का पठार। ये तो था हमारा समान परिचय। और ये जो ब्लैक कलर से लाइन गई हुई, ब्लैक कलर से लाइन गई, ये नदी है जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ हैं, जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ हैं। इस नदी का नाम है गोदावरी, इसका नाम है कावेरी, और ये वाली नदी का नाम है कृष्णा। सॉरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, मैं उल्टा सीधा लिख दिया हूँ। गोदावरी ये सही है, कृष्णा, और इसका नाम है कावेरी, ये सही है। क्लियर है? तो ये तो नदियाँ हैं। ये नदियाँ कहाँ से? पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही हैं। ये नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही हैं। और ये ऊपर से जो दिख रही हैं, इसको रब कर दूँ क्या? इसको रब कर रहा हूँ या बोलो तो नहीं करता रफ। अब देखो ये वाले इसका नाम क्या दिया हूँ इस पर्वत श्रृंखला का? देखो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नाम बताया, इसका नाम सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी छोर, सॉरी पूर्वी श्रृंखला जो है, जो सबसे पूर्वी श्रृंखला है, वो यहाँ से एक ये रेड कलर से नदी निकली है। इस नदी को हम जानते हैं महानदी के नाम, सॉरी नर्मदा नदी के नाम से। इसका नाम है नर्मदा, नर्मदा नदी। और सतपुड़ा के दक्षिण में ये दूसरी रेड कलर से जो लाइन गई है, वो नदी है, उसका नाम है ताप्ती नदी। उसको हम ताप्ती नदी के नाम से जानते हैं, ताप्ती नदी। क्लियर है? इसके बाद देखो अरावली पर्वत श्रृंखला को एक नदी क्रॉस कर रही है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इस नदी को हम यहाँ से ये क्रॉस कर रहे हैं, तो इस नदी को हम
बनास नदी के नाम से जानते हैं, बनास नदी। अब ये देखो, मैंने इसका नाम बताया मालवा का पठार। मालवा के पठार से दो नदियों का उद्गम होता है। मालवा के पठार से दो नदियों का उद्गम होता है। तो एक नदी का नाम है, ऊपर वाली का नाम है चंबल, और जो दूसरी नदी है नीचे, उसको हम जानते हैं बेतवा के नाम से, बेतवा नदी। क्लियर है? अब देखो उत्तराखंड में, यहाँ पर उत्तराखंड राज्य है। उत्तराखंड में मैंने बताया था अपने लास्ट क्लास में, उत्तराखंड में 3 ग्लेशियर पाए जाते हैं, जिनमें से 2 ग्लेशियर से क्या मैंने नाम बताया था, एक गंगोत्री और एक यमुनोत्री। एक जगह से गंगा नदी का उद्गम होता है और दूसरी जगह से यमुना नदी का उद्गम होता है। तो ये नदी है यमुनोत्री, गंगोत्री। इसका नाम है गंगा नदी, गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से। और ये वाली नदी का नाम है यमुनोत्री। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से। यमुना नदी और गंगा नदी आपस में आकर के इलाहाबाद में मिल जाते हैं। यमुना नदी गंगा नदी से मिल जाती है इलाहाबाद में। क्लियर है? ये तो था हमारा समान परिचय। इसके आगे देखो, ये नदी मैंने बताया कि ये जो पठार है, पठार से जो नदी निकलती, मालवा के पठार से जो नदी निकलती है वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और जाके गंगा नदी में मिल जाती है। मतलब उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और गंगा नदी में मिल जाती है। इससे यह कल्पना की जा सकती है कि मतलब कि प्रायद्वीपीय भारत जो है, प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर का जो क्षेत्र है, यह भाग है, वो उसका उत्तर का जो भाग है, उसका जो ढलान है कहाँ की ओर होगा? उत्तर की ओर होगा। कैसे हम कह सकते हैं? क्योंकि जो यहाँ से नदियाँ निकलती हैं उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, इसलिए हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि उत्तर का जो भाग होगा प्रायद्वीपीय भारत का, उसका ढलान आगे की ओर होगा। और जब तक हम कल्पना नहीं करेंगे तब तक हम ज्योग्राफी ठीक से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हमको कल्पना करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम क्या सोच रहे हैं, समझेंगे कि जो प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का उत्तरी भाग जो है, उत्तरी हिस्से का जो ढलान होगा या उत्तरी भाग का जो ढलान होगा वो उत्तर की ओर होगा। तभी तो जो मालवा के पठार से जो नदियाँ निकलती हैं वो नदियाँ उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा और यमुना नदी में जाकर मिल जाती हैं। जैसे देखो, यहाँ से बेतवा नदी निकलती है और यहाँ से चंबल नदी निकलती है। मालवा के पठार से बेतवा और चंबल नदी दोनों का उद्गम होता है और जाकर के यमुना नदी में दोनों मिल जाती है टावा के पास। और यहाँ से भी देखो, एक सोन नदी का उद्गम होता है। सोन नदी जाकर के बिहार में पटना के पास मिल जाती है। ये इस नदी का नाम है सोन। मैंने बताया ये वाले पहाड़ का नाम, जो ग्रीन कलर ब्लू कलर से दिख रहा है, उस पहाड़ का नाम बताया मैंने अरावली पर्वत श्रृंखला। और उसके दक्षिण में मैंने बताया मालवा का पठार, और मालवा पठार के दक्षिण में मैंने नाम बताया हूँ विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में बताया सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। अब ये बचता है, ये वाला जो भाग है, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। और ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। क्लियर है? नीलगिरी की पहाड़ी। और इसमें नीलगिरी पहाड़ी के नीचे दो पहाड़ियाँ दिख रही हैं। सबसे नीचे वाली पहाड़ी का नाम है
इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी सबसे नीचे वाली पहाड़ी का, और उसके ऊपर वाली पहाड़ी का नाम है अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी। ये तो मैं सामान्य परिचय दे दिया, क्लियर है। अब इसके आगे और कुछ बचा है। अब देखो, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, जो हमारा भारत का दक्षिण भारत जिसे कहते हैं, जिसे हम दक्षिण भारत के नाम से जानते हैं, या भारत का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, वो पहले भारत का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश पहले गोंडवाना लैंड का भूभाग था। हमने बताया था जब हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी या हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ था, तब हमने बताया था कि जो अपना प्रायद्वीपीय पठार है या प्रायद्वीपीय भाग है या दक्षिण भारत का जो हमारा भाग है, उसका हमने बताया था ये पहले गोंडवाना लैंड का भाग हुआ करता था। ये पहले गोंडवाना लैंड अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। मैंने बताया था गोंडवाना लैंड अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप के जैसा कि मैंने अपने पहले क्लास में बताया था कि हिमालय पर्वत का जब उत्थान हो रहा था या हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई थी, मैंने बताया था जो अपना प्रायद्वीपीय पठार है या प्रायद्वीपीय भाग है, भारत का प्रायद्वीपीय भाग, जो हमारा दक्षिण भारत का जो हिस्सा था, जिसे हम प्रायद्वीपीय पठारी भाग या प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के नाम से जानते हैं, वो पहले हमारा गोंडवाना लैंड का भाग हुआ करता था। मैंने ये चीज़ पहले बताया था, ये पहले गोंडवाना लैंड का भाग हुआ करता था। ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश कितना था, कुछ इस टाइप से हुआ करता था। और इसके ऊपर हमारे यहाँ पर हिमालय की 3 श्रेणियों का निर्माण हुआ और आगे वाला क्षेत्र हमारा फिर उत्तर भारत कहलाने लगा। तो इस टाइप से हमारा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश हुआ करता था, जिसे प्रायद्वीपीय भारत का पठार के नाम से जानते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का पठार क्यों नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर पठार है। यहाँ दक्षिण भारत में जो है उथला उभरा हुआ भाग है, ज़्यादातर पूरा पठार ही है, इसलिए हम प्रायद्वीपीय भारत का पठार के नाम से जानते हैं। तो ये पहले गोंडवाना लैंड का भूभाग हुआ करता था, लेकिन गोंडवाना लैंड या अफ्रीका महाद्वीप में अफ्रीका महाद्वीप की प्लेट में हलचल पैदा हो गई, और हलचल होने के कारण अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी हिस्सा टूट करके उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगा। अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी हिस्सा टूट करके उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगा। उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए जब ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो है, जब ये उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा था, तब आगे मैंने बताया था कि टेथिस नामक सागर था, उसमें लाखों करोड़ों वर्षों से उस टेथिस सागर में नदियों के द्वारा जो अवसाद बहा करके लाए गए थे, जिसके कारण जो मलबा बहा करके लाया गया था, तो एक समय ऐसा आया कि उस मलबे में दबाव पड़ने लगा। ये पहले ये इतना था, अब देखो, इसके ऊपर नदियों ने लगातार लाखों करोड़ों वर्षों से नदियाँ क्या अवसाद लाती थी और यहाँ पर जमा कर देती थी, मतलब बहा करके लाती थी नदियाँ, ऊंचाई से लाती थी। तो यहाँ पर मैदानी भाग हुआ करता था, तो यहाँ पर सब सागर में जमा हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये लाखों करोड़ों वर्ष ये प्रक्रिया चलती रही। तो ये अवसाद में ये जो जमा हुआ था इधर मलबा, ये धीरे धीरे दबाव में पड़ने लगा उनके ऊपर। जब दबाव पड़ने लगा तो वो मलबा जो है चट्टान का रूप धारण कर लिया।
और जब चट्टान का रूप धारण कर लिया तो वहाँ पर अवसादी चट्टान का निर्माण हो गया। क्लियर है, वहाँ पर अवसादी चट्टान का निर्माण हो गया। अब मैं क्या बता रहा था कि जो प्रायद्वीपी पठार है या प्रायद्वीपी भारत है, जब उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा था, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने के क्रम में ही अवसादी चट्टान में क्या हुआ, वलन की क्रिया पड़ गई, इसमें दबाव पड़ा। जब ये यहाँ से आगे प्रवाहित हो रहा था उत्तर पूर्व की ओर, गोंडवाना लैंड का जो भूभाग है उत्तर पूर्व की ओर जब प्रवाहित हो रहा था, तो इस अवसादी चट्टान में वलन की क्रिया पड़ गई, और वलन की क्रिया पड़ने के कारण ही हिमालय पर्वत की 3 श्रृंखलाओं का उत्थान हो गया। 3 श्रृंखलाएँ मैंने बताया था, 3 श्रृंखलाएँ बृहद हिमालय, इसके बाद दूसरा बताया था मध्य हिमालय, तीसरा बताया था शिवालिक हिमालय। अगर आप बोलोगे सर हिमालय पर्वत को 4 पर्वत श्रेणियों में विभाजित किया गया, तो जो हमने पहला नाम बताया था उस दिन अपनी पिछली क्लास में ट्रांस हिमालय, तो हमने ये भी बताया था ट्रांस हिमालय जो है हिमालय पर्वत का भाग नहीं है। ट्रांस हिमालय पर्वत का भाग नहीं है, मगर हम उसको हिमालय के अंतर्गत समांतर क्रम में उसको काउंट करते हैं। मगर हमने बताया जब हिमालय का उत्थान हुआ तो हिमालय की 3 पर्वत श्रृंखलाओं का उसी के साथ में उत्थान हुआ था, ये निर्माण हुआ था। तो ये तो था कि हमारा जो भारत था, प्रायद्वीपी भारत था, वो पहले प्रायद्वीपी भारत गोंडवाना लैंड का भूभाग हुआ करता था। इसके बाद उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगा, उसी के क्रम में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। प्रायद्वीपी पठारी भारत के उत्तर पश्चिम, अब देखो प्रायद्वीपी पठार के, हमने तो बता दिया कि हिमालय पर्वत का उत्थान कैसे हुआ। अब देखो प्रायद्वीपी भारत का जो पठार है, प्रायद्वीपी भारत के पठार के उत्तर पश्चिम में, ये यहाँ से देखो मैंने बताया ये प्रायद्वीपी पठार बना है। प्रायद्वीपी भारत के पठार के उत्तर, तो उत्तर तो यहाँ हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम ये वाला छोर कहलाएगा। तो प्रायद्वीपी भारत के उत्तर पश्चिम में देखो, प्रायद्वीपी भारत के यहाँ से पूरा उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला, प्रायद्वीपी भारत के पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला तथा उत्तर पूर्व में राजमहल पहाड़ी। मैंने क्या बताया, प्रायद्वीपी भारत के पठार के उत्तर पूर्व में या उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला तथा उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी से लेकर दक्षिण में इलायची की पहाड़ी तक, प्रायद्वीपी भारत के पठार का विस्तार है। ठीक है, इसके आगे प्रायद्वीपी भारत के पठार का मैंने बताया, अब आगे लिखोगे कैसे। प्रायद्वीपी भारत के पठार का उत्तरी हिस्से का ढाल, मैंने ये सब कुछ बताया, मैंने बताया था ना उत्तरी हिस्से का ढाल उत्तर की ओर है। क्यों? क्योंकि मैंने ये भी बताया था कि यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं और निकलने के बाद उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं और प्रवाहित होने के क्रम में ही आगे बढ़ कर के यमुना या गंगा नदी में मिल जाती हैं। इसका नाम है गंगा, यमुना लिख दिया था मैंने। गंगा नदी प्रायद्वीपी भारत के उत्तरी हिस्से का, प्रायद्वीपी भारत के पठारी भाग का उत्तरी हिस्से का ढाल उत्तर की ओर या उत्तर की तरफ अर्थात गंगा घाटी की तरफ है। यही कारण है कि मालवा के पठार से निकलने वाली नदियाँ, यही कारण है कि मालवा के पठार से निकलने वाली नदियाँ उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए यमुना और गंगा नदी में मिल जाती हैं।
मालवा के पठार से दो प्रमुख नदी का उद्गम होता है। हमने बताया चंबल नदी का, दूसरा बेतवा नदी का। चंबल नदी और बेतवा नदी जाकर के यमुना में इटावा के पास मिल जाती हैं। आगे लिखोगे बनास नदी अरावली पर्वत श्रृंखला को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करती है और आगे चलकर चंबल नदी में मिल जाती है। इसके बाद अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में मालवा का पठार तथा मालवा के पठार के दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला स्थित है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। क्लियर है? अब आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में या अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। हमने ये भी बताया था कि अभी मैंने बताया था प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी हिस्से का ढाल कहाँ है? उत्तर की ओर है। ठीक है, हमने बताया प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी हिस्से का ढाल उत्तर की ओर है। और हमने ये भी बताया था कि सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में पश्चिमी घाट का ढाल पश्चिमी घाट ये है, तो पश्चिमी घाट का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में, मैंने बताया सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी घाट का ढाल पूर्व की ओर है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ पश्चिम से होकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, जिनमें से प्रमुख नदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। मैंने क्या बताया? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में जो पश्चिमी घाट है उसका ढाल कहाँ है? इधर साइड है, मतलब पूर्व की ओर है। ये हम कैसे कह सकते हैं पूर्व की ओर है? इसलिए हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि पश्चिमी घाट से जो नदियाँ निकलती हैं वो निकलने के बाद यहाँ प्रवाहित होनी चाहिए थी। जैसे यहाँ ये नर्मदा हो गई और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर खंभात की खाड़ी की तरफ प्रवाहित हो रही थी, लेकिन यहाँ से जो नदियाँ निकली हैं ये निकलने के बाद इधर साइड प्रवाहित हो रही हैं, निकलने के बाद इधर से यहाँ प्रवाहित हो रही हैं, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहे हैं। तो इसलिए अंदाज़ा लगाया जा सकता है या अनुमान लगा सकते हैं कि पश्चिमी घाट का ढाल पूर्व की तरफ है। यही कारण है कि यहाँ से निकलने वाली अधिकतर नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। अब अभी हमने क्या बताया कि सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में जो पश्चिमी घाट है उसका ढाल है कहाँ से? पश्चिम से पूर्व की ओर। अब देखो कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के महादेव पहाड़ी से ही निकलती है और निकलने के बाद पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। प्रवाहित होने के क्रम में खंभात की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिराती है। ये तो था ताप्ती नदी, इसके पहले मैंने बताया नर्मदा नदी। अब आगे देखोगे कि नर्मदा नदी यहाँ से निकल के पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है और ताप्ती नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ से बहते हुए पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है।
जबकि ये नदी यहाँ से यहाँ बहती हैं और ये नदियाँ निकल के यहाँ बहती हैं, मतलब दोनों उल्टा उल्टा। तो ऐसा क्या कारण है, जबकि यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं ये तो इधर बहना चाहिए था, तो इधर आना चाहिए, तो इधर जाना चाहिए था, मगर ये कहाँ जा रही हैं, इस ढलान के जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो है, लो जो नर्मदा नदी जो बह रही है ये इसमें, तो ये घाटी होगी, और जहाँ पर ताप्ती नदी बह रही है ये भी एक घाटी होगी। तो आगे लिखोगे नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच में नर्मदा भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। लिखोगे नर्मदा नदी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। क्लियर है। उसके बाद दूसरा लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट, ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में ताप्ती भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। या फिर ऐसा लिखोगे ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर ताप्ती भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे नेक्स्ट लिखोगे पश्चिमी घाट ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक। पश्चिमी घाट ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक। या फिर ये लिखो पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर पश्चिमी तट के साथ साथ इलायची की पहाड़ी, या फिर इसी पहाड़ी का नाम है कार्डामम की पहाड़ी। तो क्या लिखोगे, पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर पश्चिमी तट के साथ साथ कार्डामम की पहाड़ी तक है। नेक्स्ट पॉइंट आगे लिखोगे, दक्षिण भारत में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, दक्षिण भारत में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलते हैं, दक्षिण भारत में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर आपस में मिलते हैं, उसे हम गांठ के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं आपस में जहाँ पर मिलती हैं उसे हम गांठ के नाम से जानते हैं, और इसी घाट को हम नीलगिरी पहाड़ी का नाम देते हैं। इसी घाट को हम नीलगिरी की पहाड़ी का नाम देते हैं। नेक्स्ट लिखोगे, नीलगिरी की पहाड़ी का विस्तार 3 राज्यों में है। नीलगिरी की पहाड़ी का विस्तार 3 राज्यों में है। नाम लिखो, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। केरला, कर्नाटका, पहला केरला, दूसरा कर्नाटका या कर्नाटक जो चाहो, तीसरा तमिलनाडु। नीलगिरी की पहाड़ी का विस्तार 3 राज्यों में है। एग्जाम में आता है कि नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में है। ऑप्शन में इनमें से 3 में से कुछ दे देगा,
या तो तीनों दे देगा और ऑप्शन में चौथा दे देगा ये सभी, या फिर तीनों में एक ऑप्शन दे देगा और तीन ऑप्शन अलग अलग दे देंगे और उसमें से एक में टिक करना होगा कोई भी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे लिखोगे, नीलगिरी की पहाड़ी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी तथा अन्नामलाई की पहाड़ी के दक्षिण में कार्डामम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी है। प्रायद्वीपी भारत के पठार प्रायद्वीपी भारत का या प्रायद्वीपी भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कार्डामम की पहाड़ी है। क्या लिखोगे? प्रायद्वीपी भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कार्डामम की पहाड़ी है। क्लियर है? इसके आगे नेक्स्ट, ये तो था हमारा सामान्य परिचय। अब इसके बारे में हम अलग अलग से पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे, मालवा पठार के बारे में पढ़ेंगे, जो भी पहाड़ियाँ हैं सब के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो हेडिंग में लिखोगे अरावली पर्वत श्रृंखला, हेडिंग में लिखो अरावली पर्वत श्रृंखला, ये लिखा हुआ है। प्रायद्वीपी भारत के पठार के, लिखोगे प्रायद्वीपी भारत के पठार के उत्तर पश्चिम, प्रायद्वीपी भारत के पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात के, ये यहाँ पर ये जो है डॉट बना हुआ, ये गुजरात का एक कस्बा है पालनपुर। गुजरात के पालनपुर से उत्तर पूर्व की ओर दिल्ली तक विस्तृत है। यह अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार गुजरात के पालनपुर से लेकर के उत्तर में दिल्ली तक है। अरावली पर्वत श्रृंखला लगभग 800 किलोमीटर तक है। अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे ज़्यादा, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार सबसे ज़्यादा राजस्थान राज्य में है। ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान के माउंट आबू के पास, राजस्थान के माउंट आबू अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर, ये राजस्थान के माउंट आबू के पास स्थित है। हमने ये भी बताया कि बनास नदी राजस्थान से निकल करके अरावली पर्वत श्रृंखला को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। ये देखो, यहाँ से अरावली पर्वत श्रृंखला क्रॉस करती है, ये है बनास नदी, और जा कर के आगे चंबल नदी में, ये चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो, इसको रब कर दो। अब नेक्स्ट है अरावली पर्वत के दक्षिण में है मालवा का पठार। हेडिंग में लिखो मालवा का पठार। अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में, अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में मालवा के पठार का विस्तार है। मालवा के पठार का उत्थान शांत ज्वालामुखी के उद्भेदन से हुआ है। मालवा पठार का उत्थान या निर्माण शांत ज्वालामुखी के उद्भेदन से हुआ है। जब शांत ज्वालामुखी, समय समय पर वहाँ पर ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है, तो जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, ये ज्वालामुखी हो गई। ये देखो ज्वालामुखी, यहाँ से जो लावा निकलेगा,
ऐसे चारों तरफ फैल जाएगा, एक के ऊपर एक, मतलब परत के ऊपर परत, परत दर परत वो लावा एक परत दर परत जमता रह जाता है। तो जब जम जाता है लावा तो वो उभरा हुआ दिखने लगता है, उभरा हुआ दिखने लगता है, क्योंकि एक बार तो कोई ज्वालामुखी के उद्भेदन हुआ नहीं, समय समय पर वहाँ उद्भेदन हुआ था। इस कारण से शांत ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण वहाँ पर मालवा पठार का उत्थान हुआ। मालवा पठार का उत्थान हुआ, मैंने बताया कि समय समय पर जो ज्वालामुखी से लावा निकला, इसी लावा के कारण जो चट्टान का निर्माण हुआ उसे हम अवसादी चट्टान के नाम से जानते हैं। और जब ये अवसादी चट्टान का जब क्षरण होने लगता है, जब अवसादी चट्टानों का क्षरण होने लगता है तो वहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है उसे हम काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। जब अवसादी चट्टानों का क्षरण होता है तो काली मिट्टी निर्मित होती है, जो कि काली मिट्टी खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। यही कारण है कि मालवा का पठार गेहूं की खेती के लिए या कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मालवा पठार से निकलने वाली नदियाँ, मालवा पठार से निकलने वाली नदियाँ, मालवा पठार से निकलने वाली नदियाँ चलो मालवा पठार की बात अलग पढ़ेंगे, नदी के बारे में अलग पढ़ेंगे। जो चंबल नदी, जो मालवा पठार से जो चंबल नदी निकलती है उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए यमुना नदी में जाके मिलती है, ये चंबल नदी सबसे खतरनाक अवनालिका प्रदन का निर्माण करती है। तो जो मालवा पठार से जो नदियाँ निकलती है अवनालिका अपर्दन का निर्माण करती है, मतलब कि गड्ढे गड्ढे बना देती हैं। बस आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। मालवा पठार के बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। उसके बाद जो भी अभी हमारा अधूरा है 2-3 क्लास में इसको हम क्लियर कर देंगे। धन्यवाद।